false. Which of the following statement is false? First, mass, speed, and energy are scalars. Second option है बच्चों, momentum, force, and torque are vectors. गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, सही ढूंढना नहीं है. Distance is scalar while displacement is vector. चौथा है, a vector has only magnitude. A vector has only magnitude. दीक्षित देगा जवाब. Whereas a scalar has both magnitude and direction. बताओ कौन सा गलत है? हेलो अर्पित, बताओ कौन सा गलत है? फोर्थ सर. फोर्थ गलत है, बहुत ही आसान. तो बाकी सारे बहुत, मोमेंटम, फोर्स और टॉर्क वेक्टर है बच्चों. मास, स्पीड और एनर्जी स्केलर है, याद रखो. और डिस्टेंस स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये भी याद रखो. और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं. ठीक है, अब बात आती है यूनिट वेक्टर की. यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? इफ n cap is a unit vector, if n cap is a unit vector in the direction of a, in the direction of vector a, then डायरेक्ट फॉर्मूला है वेक्टर a अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, vector a into its magnitude. Third, magnitude of a vector upon vector. या फोर्थ नन. ठीक है, अब मैं जल्दी से यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बता देता हूँ होता क्या है. सो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर is that vector which has unit magnitude. Unit vector has magnitude unit means 1. ठीक है, it is used to give direction only. It is used to give direction only. अब ये भी याद रखो कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लाइन से खींचा, ऐसे दो डंडी खींच के बताते हैं. मान लो तुम्हारे पास एक कोई वेक्टर है ए, वेक्टर ए है तुम्हारे पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप. तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो ऐसे दो लाइन खींच के दिखाते हैं मैग्नीट्यूड. और मैग्नीट्यूड आता है आई और जे अगर हो. अगर आई और जे हो तो मैग्नीट्यूड ऐसे आता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर. और ये भी याद रखो कि आई कैप क्या है? आई कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है. जे कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन दिखाता है. तो मान लो तुम ए मीटर एक्स एक्स की तरफ चले और फिर तुम बी मीटर वाई एक्सिस की तरफ चले, तो तुम वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाओगे? मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है. तो दीक्षित साहब आप आई प्लस बीजे कर दोगे. बताओ. प्लस बी. नहीं, ए के साथ आई का मल्टीप्लाई करो. ए के साथ आई का मल्टीप्लाई करने से हमें ये पता चल रहा है कि ए एक्स के डायरेक्शन में है. और बी के साथ किसका मल्टीप्लाई करो? जे का. क्यों? क्योंकि जे किसका डायरेक्शन है? बाय एक्सिस. वेरी गुड.
तो आप बताओ वेक्टर ए किन दो से मिलके बना है? वेक्टर ए किस किस से मिलके बना है? AI plus BJ. अच्छा, ए आई और बीजे, ए आई का हेड बीजे के टेल से जुड़ा है। Yes, sir. तो ये जो तीसरी साइड है वेक्टर ए, ये क्या देगी? ए और बी का रिजल्ट। तो इसलिए ए आई प्लस बीजे। समझ में आया? Yes, अब क्या तुम मुझे अब तुम मुझे ए की लेंथ बता सकते हो? वेक्टर ए की लेंथ, yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो बताओ इसकी AI लेंथ। is आई one तो as सिर्फ होता BJ है वन, square. इसका कोई वैल्यू नहीं Under होता, ये root. तो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, वैल्यू कौन है इसमें? ए आई कैप में वैल्यू वाला पार्ट कौन सा है? वैल्यू वाला पार्ट ये है। प्लस बी स्क्वायर आया। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ऐसे लिखा जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम बताओ वेक्टर के पास, अभी इसके पास क्या क्या है? और मैग्नीट्यूड तो है ही है, और क्या है? Direction. डायरेक्शन भी है। लेकिन ये क्या चीज है? ये मॉड ए, ये क्या चीज है? ओनली 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 मैग्नीट्यूड, राइट? अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा सिर्फ? अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा रे? Direction. हाँ, और डायरेक्शन देने का काम किसका है? यूनिट वेक्टर का। तो ये आ गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये देखो, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये है फर्स्ट। किसी वेक्टर को उसके खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। ठीक है, याद रखोगे? Yes, sir. ठीक है, अब अगला सवाल वेक्टर होने के लिए, ये श्रुति और देवराज के लिए है, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि उनको डेफिनेशन अच्छे से आती है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अ फिजिकल क्वांटिटी, तुमने मेरे वीडियो देखे जो मैंने भेजे थे ग्रुप में? पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मैंने एक प्लेलिस्ट शेयर करी थी। No, sir, नहीं देखी. अरे तो फिर मैं बैकअप कैसे दूंगा? बोला था ना जल्दी से देख। चलो अब आज की Okay, आज देख sir. लेना है ना, रात में तेरा बैकअप लगाऊंगा। मस्ट बी अ वेक्टर, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन, मस्ट बी अ वेक्टर, मे बी अ वेक्टर। बताओ श्रुति, कौन सा सही है? मस्ट बी स्केलर। देवराज बताओ। नन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन है, क्या वो वेक्टर होगा ही? अर्पित देखो, तुम्हें इसमें कुछ सीखने को मिल रहा है। सर 4 9 नन। ओके, श्रुति कह रही है 4। देवराज तू क्या कह रहा है? must be a vector, maybe a vector. मे बी अ वेक्टर, ये देवराज कह रहा है। हमने ठीक है, ठीक है, नहीं रुक जाओ श्रुति, कुछ मत बोलना। चलो वेक्टर की डेफिनेशन देखो। वेक्टर is a physical quantity which has, vector is a physical quantity which has magnitude, magnitude मतलब लंबाई, magnitude and direction, and it also triangular law of vector. follow triangular law of vector addition। तो भैया अगर तुम्हें एक अच्छा वेक्टर बनना है तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बस तुम अच्छे वेक्टर बन जाओगे, कि तुम्हें एक और चीज चाहिए? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, समझ में आया अर्पित?
वेक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सिर्फ 2 चीज चाहिए या 3 चीज चाहिए? बताओ बेटा। 3 चीज सर। 3 चीज। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, जो कि करंट के पास भी है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बहता है ना बैटरी में, है ना? तो डायरेक्शन तो है करंट में, और करंट में वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है। करंट बराबर होता है V/R, 10वीं में पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना? तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। करंट फिर भी स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये क्या फॉलो नहीं कर पाता? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं कर पाता। अब ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? यही जो कल बताया था। अगर 3 वेक्टर ऐसे हैं, मान लो तुम्हारे पास 3 वेक्टर ऐसे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते? A, B और C। अपने सीधे हाथ की उंगलियां घुमाना है एरो के अकॉर्डिंग। क्या तीनों एरो सपोर्ट कर रहे हैं? बच्चों इसको क्या लिख सकता हूं मैं? A + B + C = 0। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो करंट इसको फॉलो नहीं करता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड विच अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन, तो पहली बात तो एक फिजिकल क्वांटिटी उसके पास सिर्फ डायरेक्शन है। इनने मैग्नीट्यूड का कंफर्म नहीं बताया, इन्होंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का कंफर्म नहीं बताया। तो बताओ ये मस्ट बी वेक्टर होगा या मे बी अ वेक्टर होगा? maybe a मे बी मे बी है। वेक्टर। हाँ, तो देवराज यहाँ पे सही है, स्मृति ने जल्दबाजी में गलती कर दी। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल क्या है? बहुत ही आसान है। अब ये सवाल है, अब लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन, नेक्स्ट कैटेगरी डालो, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन एंड subtraction of vector। ठीक है, तो इसमें मैं एक बेसिक पहली बता दूं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आने वाला है। इसमें वो होता क्या है, देवराज और श्रुति को ऑलरेडी पता है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, श्रुति अपनी लैंग्वेज में बोलो एक बार, सब सुन रहे हैं। श्रुति टेल मी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स का जो रिजल्टेंट उसकी थर्ड साइड देती है। एकदम दोनों का गलत, सम। एकदम गलत। देवराज बोलो, देवराज बोलो। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और रिजल्टेंट। गलत। if we have two vectors connected if we have two vectors connected head to tail if we have two vectors connected head to tail, then a third vector starting from tail of first vector and ending at head of second vector gives resultant। समझ गए? तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर है ए, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल जुड़ा है मान लो। ठीक है, हेड और टेल समझ आ रहे हैं ना अर्पित दीक्षित को? हेड और टेल समझ आ रहा है पंडित जी के नहीं? यस सर। हाँ, तो अब बताओ तीसरी साइड जो पहले की टेल से शुरू होके दूसरे के हेड पे खत्म होती है, ये तीसरी साइड क्या देगी? रिजल्टेंट तीसरी साइड, वेक्टर। हाँ, रिजल्टेंट मतलब सम। वेक्टर की लैंग्वेज में रिजल्टेंट मतलब जोड़ दो, ये लो। तो भैया ये है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसको मैंने और डिटेल में तुम लोग को समझाया था। अब जरा सी को उधर ले जाओ, ए और बी को यही रहने दो, सी को उस तरफ फेंक दो, तो -c = 0 हो गया। इसको कैसे समझेंगे? इसको अपन ऐसे समझेंगे, आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ए के अलोंग घुमाओ, फिर धीरे धीरे बी के अलोंग घुमाओ सीधे हाथ की उंगलियों को ए से बी की तरफ, और फिर सी की तरफ ले जाओ। तो बताओ तुम्हारे सीधे हाथ की उंगलियां किसका अपोज कर रही हैं और किसके अलोंग घूम गई? जल्दी बताओ, टाइम कम है।
ए और बी के अलोंग और सी के अपोजिट। अपोज। ठीक है, समझ आया अर्पित? तुम्हारे सीधे हाथ की उंगलियां घुमाई तुमने, Yes, sir. तो ए और बी के अलोंग गई और सी के अपोजिट गई, राइट? Yes, sir. इसलिए सी के सामने माइनस है। मान लो अगर ऐसा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन दिया मैंने, देवराज बोलना मत है, इसको बताने दे रहा। मान लो मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, तो तुम क्या लिखोगे? मान लो ऐसा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रीडिशन आ गया, तो इसका क्या मतलब है? अब तो तुम्हारी तीनों उंगलियां अब तो तुम्हारे तीनों वेक्टर तुम्हारी सीधे हाथ की उंगलियों के घूमने का सपोर्ट कर दिए। अब क्या लिखोगे? जल्दी बोलो, अब क्या लिखोगे? सी के सामने प्लस लगाना है कि माइनस? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सी के सामने प्लस लगाए या माइनस? अरे डर मत, बोल दे कुछ भी। हेलो, आवाज आ रही है दीक्षित? सी के सामने प्लस लगाए या माइनस, बच्चों बताओ जल्दी। प्लस। चला गया, प्लस आएगा सी के सामने। चलो अब अपन सवाल शुरू कर देते हैं। अब इस कैटेगरी का हमारा पहला सवाल है, टू वेक्टर्स, बिल्कुल डेफिनेशन पे बेस्ड, टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी lie in a plane. Two vectors a and b lie in a plane. Another vector c lies outside this plane. ठीक है? Then the resultant of these three vectors a plus b plus c first can be zero. Imagine करो real situation, cannot be zero. Fourth, lies in the plane of a and b, और c है, सॉरी ये थर्ड था, और फोर्थ है lies in the plane of b and c. मैं तो यही बोलूंगा भैया कि आप पहले प्रैक्टिकली इमेजिन कर लो। मान लो ये कोई प्लेन है, मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है? इसको कैसे, ये वाला कलर ज्यादा आसान है शायद। मान लो ये कोई प्लेन है, ठीक है? बच्चों इस प्लेन में है ए और बी। अरे ये तो गायब हो रहा है यार, पहले नहीं बताया तुम लोग ने। कलर ही गायब हो गया। गिव मी 1 मिनट। ठीक है, ये कर देते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास ये कोई प्लेन है, इसमें दो वेक्टर है। ये मान लो वेक्टर ए है, दिख रहा है वेक्टर ए? यस सर। वेक्टर ए दिख रहा है, और ये मान लो वेक्टर बी है, वेक्टर बी है ना? तो वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? उसी प्लेन में आएगा या ऊपर या नीचे आएगा?
मतलब या तुम और नीचे? तुम्हारा, नहीं नहीं नहीं, तुम और तुम्हारा दोस्त किसी ऑब्जेक्ट को खींच रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट या तो तुम्हारी तरफ जाएगा या तो तुम्हारे दोस्त की तरफ जाएगा, ऊपर थोड़ी उचक जाएगा, या दोनों के बीच में जाएगा। उसी प्लेन में आएगा सर। दोनों प्रैक्टिकली के सोच बीच। देवराज, हाँ प्रैक्टिकली सोचो देवराज, कि तुम और श्रुति पकड़ के किसी तीसरे को खींच रहे हो, तो वो तीसरा ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, या तुम दोनों के बीच में से निकल जाएगा आगे? उसी प्लेन में रहेगा, उसी प्लेन में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ए और बी का जो रिजल्टेंट है भैया, ए और बी का जो रिजल्टेंट है, मेरी 100% गारंटी के साथ उसी प्लेन में रहेगा, बीचों बीच यहां रहेगा। तो ये जो येलो वेक्टर है ना, ये गारंटी ए और बी का रिजल्टेंट दिखा रहा है, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन एक और, इन्होंने क्वेश्चन के अनुसार एक और वेक्टर है, वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर सी। तो मैं अब येलो वाले को देख लूं। अच्छा, रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर की लैंग्वेज में? श्रुति, श्रुति रिजल्टेंट क्या होता है वेक्टर की लैंग्वेज में? ए और बी का रिजल्टेंट बताओ वेक्टर फॉर्म में। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे ए बी और सी का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट निकालना है, तो बताओ वो कहां आएगा? वो लाल वाले प्लेन में आएगा या ए प्लस बी और सी के बीच में आएगा? ए प्लस बी और सी के बीच में। इधर कहीं आएगा ना, मतलब है ना? तो बताओ जीरो हो सकता है क्या? ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ए प्लस बी और सी का रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो सी को ए प्लस बी के अपोजिट होना पड़ेगा, जैसा कि है नहीं। अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो चाहिए तो ए प्लस बी के अपोजिट सी को होना पड़ेगा, जैसा कि है नहीं। तो भैया जीरो तो हो नहीं सकता, गलत हो गया पहला। तो दूसरा सही है, जीरो नहीं हो सकता। समझ गए? समझ गए तीनों बच्चे कि नहीं? यस सर। यस सर। देवराज, यस सर। ओके चल। तो ये सब वही है कि आपको बहुत हार्ड इमेजिनेशन चाहिए, वही वाली बात है, बहुत हार्ड बोलते हैं ना आजकल, वही वाला इमेजिनेशन चाहिए। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। द minimum number of vectors of equal magnitude required, the minimum number of vector of equal magnitude required to produce a zero resultant, to produce a zero resultant। चलो चलाओ दिमाग। मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए कि जीरो आ जाए रिजल्टेंट? 2 2 3 4, मोर देन 4। मिनिमम पूछ रहा है वो। 2 हाँ सर, सर। 2 कैसे? सर 2 मान लो दो बराबर ताकत के दोस्त हैं, ठीक है। फ्रेंड वन इधर फोर्स लगा रहा है, फ्रेंड वन इधर एफ फोर्स लगा रहा है, और फ्रेंड टू भी इधर ही एफ फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। जीरो। तो बराबर मैग्नीट्यूड के सिर्फ दो फोर्स से जीरो बना सकते हैं, और अगर बराबर मैग्नीट्यूड के ना हो तो पलट दो क्वेश्चन, नीचे लाऊं, नया क्वेश्चन लाऊं, हटा दू ये वाला, लिख गया, ये वाला लिख गया बच्चों? यस सर। ओके, श्रुति हटा दूं? यस लिखो सर। अगला सवाल, अगला सवाल लिखो। हाउ मैनी minimum number of coplanar vectors having different magnitude can be added to give zero resultant? बताओ। कोप्लेनर मतलब? एक ही प्लेन में,
देखो अब क्या हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। दो दोस्त है, मान लो ये देवराज, देवराज ताकतवर है और वो लगा रहा है इस पे 100 न्यूटन फोर्स, ठीक है। और ये हूं मैं, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है, तो मैं लगा रहा हूं यहाँ पे 80 न्यूटन फोर्स। क्यों? क्योंकि अनइक्वल फोर्स ना। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो बताओ क्या फोर्स 0 हो जाएगा या मुझे किसी की जरूरत है? बोलो। 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा, मुझे 20 एक दोस्त की न्यूटन। जरूरत है ना। तो मैं बोलूंगा भाई मेरी मदद करो कोई। तो मेरा एक और दोस्त आया जिसने मेरी मदद करी इस रस्सी को खिंचाने में। तो ये कितना लगा देगा? जरूरत कितने की है? कितने की जरूरत है? 20। तो जैसे ये 20 लगाएगा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो तुम्हारा अब आंसर चूज करो, 2, 3, 4, मोर देन 3। 4। सर पक्का? ओके। यस। 3 मतलब ऑप्शन बी ना, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल सोचना है। हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट planes can be added to give 0 resultant? अब भैया प्लेन भी अलग अलग हो गया, बताओ। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। हम अलग अलग प्लेन पे लगने वाले फोर्सेस, डिफरेंट प्लेन पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उस पे हमें नेट फोर्स 0 करना है। कैसे करें? 4। 4 सर। 4। रुक जाओ, मैंने एक फोटो खींच के रखी है, तुम लोग को दिखा रहा हूँ वो फोटो। ये रही वो फोटो। नहीं ये अच्छी नहीं है, एक और है। हम्म, ये फोटो। बच्चों फोटो दिख रही है? सर 3 भी हो सकता। सुनो 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 सुनो, ये कौन सा प्लेन है ये जो मैंने अभी जिसमें कलर भर दिया? ये एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है ये? XY। एक्स वाई, ठीक है। तो इस एक्स वाई प्लेन में एक फोर्स मान लेते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, हाँ। ये मिट क्यों गया? ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, ये ब्लू कलर का है। अब एक्स वाई प्लेन में मान लो एक फोर्स है एफ, दिख रहा है? F1 मान लो इसको, ठीक है। अब ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ये जेड और एक्स को मिला के कौन सा प्लेन बन गया ये? बताओ जरा। ZX। जेड एक्स प्लेन है, ठीक है। जेड एक्स प्लेन में एक फोर्स मान लो बच्चों है, ठीक है। एक फोर्स मान लिया F2 जेड एक्स प्लेन में, ठीक है। अब एक और फोर्स मान लो। अच्छा, F1 और F2 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एक्स वाई में आएगा या जेड एक्स में आएगा? F1 और F2 का रिजल्टेंट एक्स जेड में आएगा या एक्स वाई में आएगा, या दोनों में से बीच में ही कहीं आएगा? एक्स बीच में बीच में ही कहीं। बीच में कहीं आएगा। बहुत बहुत सोचो, बहुत सोचो, ठीक है। अब मैं एक प्लेन और बना रहा हूँ। ये प्लेन कौन सा है, इसको नाम दो। ये प्लेन कौन सा है ग्रे कलर का? कौन कौन से एक्स? YZ। करेक्ट ZY। करेक्ट, जेड वाई प्लेन है ये। और जेड वाई प्लेन में मैं एक फोर्स रख देता हूं।
जेड वाई प्लेन में मैं एक फोर्स रख देता हूं F3, ये हो गया F3, ठीक है। अब ये 3 प्लेन है, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन दूसरे पेज में है। क्वेश्चन याद है ना तुम लोग को? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट? अलग अलग प्लेन में हम कितने वेक्टर्स को लाएं कि रिजल्टेंट 3 जीरो हो जाए? 4 सर। 4 अरे इन 3 का रिजल्टेंट कहां आएगा? एक्स। इन 3 का रिजल्टेंट कहां आएगा? जेड वाई में आएगा या एक्स वाई में आएगा या एक्स जेड में आएगा या बीच में ही कहीं आएगा? बीच में ही बोलो, बीच में कहीं आएगा। बीच में ही तो अब कहीं। इन, हाँ, तो अब उसको काउंटर करने के लिए एक और तुम्हें चौथा लगाना पड़ेगा कि नहीं? इन तीनों का Yes, रिजल्टेंट बीच sir. में कहीं आएगा और उसको काउंटर करने के लिए तुम्हें चौथा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस चीज का Yes, आंसर sir. क्या है? 4। समझ गए? अब मैं इसको एक और डायग्राम ढूंढता हूं जिससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा एक बार और। श्रुति समझ आया बच्चे? श्रुति फिर से बताऊं एक बार मैं? यस सर। ठीक है, देखो मैं उसमें, तुम एक ऐसा करो, एक काम करो, एक क्यूब बना लो, ठीक है? ये क्यूब है। इस क्यूब में श्रुति 3 फोर्स दिखाना है तुम्हें, ठीक है? जो क्यूब की अलग अलग दीवारों पे होंगे। तुम अपने रूम की कोई 3 दीवारें ले लो, कोई भी 3 दीवार अपने रूम की, ठीक है? एक तो ये दीवार ले ली तुमने अपने रूम की, ठीक है बच्चे? इस दीवार में तुमने ग्रे पेंट करा लिया अपने घर पे। ये तुम्हारा स्टडी रूम है, यहाँ तुमने ग्रे कलर पेंट कर दिया। फिर तुम्हारे रूम की दूसरी जो दीवार है, बॉटम जमीन पे तुमने वॉयलेट पेंट कर दिया जमीन पे। और जो पीछे वाली दीवार है उस पर कौन सा कलर पेंट कर रही? रेड कर ले। 3 दीवारें दिख गई श्रुति तुझे? एक पीछे वाली दीवार है, ठीक है, एक साइड वाली है और एक जमीन है। 3 दीवार दिख गई। अब इन 3 दीवार पे अलग अलग फोर्स है। एक फोर्स इधर है F1, एक फोर्स इधर है F2 और एक फोर्स जमीन पे है F3। तो बताओ क्या इन तीनों को मिला के 0 हो सकता है? No, sir. तो अब 0 करने के लिए क्या करें? इन तीनों का पहले तो रिजल्टेंट निकालो, फिर वो जो रिजल्टेंट आए ना उसके अपोजिट एक फोर्स बना दो। तो देखो इसको मैं और आसान करने की कोशिश करता हूं। हाँ, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z, ठीक है? तुम्हारा फोर्स एक लग रहा है, मान लो F(x) के अलोंग लग रहा है, F1(x) के अलोंग लग रहा है। अब देखो बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मान लो F3(y)z के अलोंग लग रहा है और F2(y) के अलोंग लग रहा है, ठीक है? तो अब F1, F2, F3 का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? बाहर। बोलो, हवा में कहीं आएगा? उसको काउंटर करने के लिए मुझे एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मैं पीछे अपोजिट तरफ लगाऊंगा इधर। समझ गई? तो F1, F2, F3 को काउंटर करने के लिए पीछे की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा। समझ गई? इसलिए Yes, कितने sir. फोर्स चाहिए? कितने फोर्स चाहिए? नॉन 4. कोप्लेनर 4 अलग अलग फोर्स है। नॉन कोप्लेनर तो 4 चाहिए भैया, ठीक है? हो, सीख गए? अब मैं होमवर्क भेज रहा हूं और दीक्षित साथ तुम्हारी मैं बैकअप क्लास लगाऊंगा आज के आज, ठीक है? आज के Timing, आज sir. बैकअप, हाँ, टाइमिंग में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। उसके पहले तुम मेरे ऑल यू विल हैव टू वॉच माय ऑल यूट्यूब लेक्चर। जैसे ही तुम